हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 8 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने पिछले की वीडियो में 1 से लेकर के 6 तक चैप्टर का अध्ययन काव्य डिटेल्स के साथ 8 लेवल पर कर लिया है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका शीर्षक होगा सूक्ष्म जीवों का संसार। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। इस चैप्टर के माध्यम से देखिएगा तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है, सूक्ष्मदर्शी के बारे में दिया है। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है? तो सजीवों का एक ऐसा अद्भुत संसार है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये असंख्य और क्या है, अनगिनत है। ठीक है? तो इन सूक्ष्म जीवों को विशेष यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। इसी यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है? तो वैसे जीव जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र उपयोग में लाया जाता है। इसी यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है? अब सूक्ष्मदर्शी की बनावट की बात करिएगा तो क्या करें, देखिए, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है? सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस लगे होते हैं। ऊपर लगे लेंस जिसे हम देखते हैं उसे नेत्रिका कहते हैं, और नीचे चकती पर 2 या 3 लेंस लगे रहते हैं, इसे वस्तु लेंस कहते हैं। ठीक है? देखिए, इसमें अलग-अलग आवर्धन क्षमता के 3 लेंस लगे रहते हैं। वास्तव में किसी वस्तु का आकार नेत्रिका और वस्तु लेंस की क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं, इसके बाद क्या है, देखिए, वस्तु लेंस के नीचे समतल सतह होती है, जिसके बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है। इसी छिद्र के ऊपर काँच की स्लाइड रखते हैं। सबसे नीचे एक दर्पण होता है। इसकी सहायता से प्रकाश पुंज को छिद्र में फ़ोकस किया जाता है। ठीक है? चलिए, इसके बाद क्या है, नेत्रिका तथा वस्तु लेंस को ऊपर-नीचे कर व्यवस्थित करने के लिए 2 बड़ी घुंडी लगी होती है। तो ये हो गया आपका सूक्ष्मदर्शी का बनावट, और यह हो गया आपका चित्र। देख सकते हैं, यही है, क्या है, सूक्ष्मदर्शी है। नहीं, क्या है, सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र। ठीक है? इसके बाद हम लोग जानेंगे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों के अद्भुत संसार से हमारे परिचय की कहानी शुरू होती है एक महान डच वैज्ञानिक एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा करामाती यंत्र की खोज से। संभवतः उन्होंने पहला सूक्ष्मदर्शी सन 1668 ईस्वी में बनाया था। लगभग 200 वर्षों के बाद लुई पास्चर ने यह बताया कि किण्वन प्रक्रम सूक्ष्मजीव जो है यीस्ट के कारण होता है। सूक्ष्मदर्शी गुणवत्ता में सुधार के साथ अनेक जीव वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी के अद्भुत संसार के संबंध में रोचक जानकारियां दी। अतः सूक्ष्मदर्शी की खोज में 2 वैज्ञानिकों का नाम महत्वपूर्ण है। एक क्या हो गया आपका, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक एवं लुई पास्चर। इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण के बारे में। सामान्यतः सूक्ष्म जीवों को व्यापक रूप से 4 प्रमुख वर्गों में बाँटा गया है। क्या है 4 प्रमुख वर्ग, देखिए, जीवाणु, जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, प्रोटोज़ोआ को प्रोटोज़ोआ ही कहते हैं, कवक को हम लोग फंगी कहते हैं, तथा शैवाल, एल्गी कहते हैं हम लोग। ठीक है? ये 4 गो प्रमुख वर्ग हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों से भिन्न अति सूक्ष्म संरचना वाले विषाणुओं का भी एक वर्ग है। ठीक है? तो अब हम लोग जो है इसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, विषाणु। इसके बारे में हम जानेंगे। कहता है विषाणु अपनी संरचना, देखिए क्या कर रहा है, विषाणु अपनी संरचना एवं लक्षणों के कारण भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। चूँकि उनमें व्यवस्थित कोशिकीय संरचना का अभाव होता है, अतः वे सजीव से भिन्न प्रतीत होते हैं। फिर क्या कहा है, देखिए, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में वे अपने परपोषी के शरीर में वृद्धि, विकास और गुणन करते हैं, अतः वे सजीवों के समान भी प्रतीत होते हैं। वास्तव में विषाणु के संबंध में अभी तक यह स्थापित नहीं हो पाया कि वे क्या है, सजीव है या निर्जीव। तो विषाणु कभी कभी सजीव भी माना जाता है और कभी निर्जीव भी माना जाता है, उसके गुणों के आधार पे। ठीक है? तो हम लोग जानेंगे सूक्ष्म जीवों का निवास। तो सूक्ष्म जीव सभी जगह समान पाए जाते हैं। ठीक है? हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी, हमारे शरीर के अंदर और बाहर सभी जगह। नहीं, सूक्ष्मजीव अत्यंत विषम पर्यावरण और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। बर्फीली चट्टान, गर्म झरने, मरुस्थल, समुद्र की तली, दलदल आदि सभी जगहों पर कुछ सूक्ष्मजीव स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक है? अब क्या है, सूक्ष्मजीव कुछ मित्र और कुछ शत्रु। तो देखिए, ज़्यादातर सूक्ष्मजीव लाभकारी होते हैं, लेकिन कुछ रोग पैदा करते हैं। इसलिए इन्हें मित्र और शत्रु दोनों माना जाता है। ठीक है? अब उपयोगी या मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है कि बहुत सारे सूक्ष्मजीव हमारे उपयोगी मित्र हैं। हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं में सूक्ष्मजीवों का महत्वपूर्ण स्थान है।
औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक, टीका जैसे चिकित्सीय क्षेत्र, कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ-सफाई आदि में सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है? अब देखिए बारी-बारी से हम इसका उपयोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे घरेलू उपयोग में इसका उपयोग कैसे होता है। देखिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर हम दूध से दही बनाते हैं, नहीं? हल्के गर्म गुनगुने दूध में 2 या 3 चम्मच दही, जिसको जामन या जोड़न कहते हैं, डालने पर वह 4-5 घंटे में दूध क्या होता है, दही में बदल जाता है। ठीक है? वास्तव में दही में अनेक सूक्ष्मजीव या जीवाणु पाए जाते हैं। दही में पाए जाने वाला एक प्रमुख जीवाणु क्या है? लैक्टोबैसिलस है। याद रखना क्या है? लैक्टोबैसिलस है। दूध में तेज़ी से जो है घुलकर दूध को दही में बदल देता है। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए जीवाणुओं की सक्रियता के कारण हम दूध से पनीर प्राप्त कर सकते हैं। जलेबी, इडली, डोसा आदि बनाने में भी सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। नहीं, क्या करें देखिए जलेबी के लिए मैदा, इडली, डोसा के लिए पिसे हुए चावल और उड़द दाल का घोल बनाकर 8-10 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। नहीं, इस अवधि में जीवाणुओं की सक्रियता के कारण घोल का आयतन काफ़ी बढ़ जाता है। इससे जलेबी, इडली, डोसा आदि को स्वादिष्ट रूप से बनाना संभव हो पाता है। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए बेकरी उत्पाद जैसे पावरोटी, केक आदि बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। यीस्ट जो है कवक वर्ग का क्या है सूक्ष्मजीव है। नहीं, जब हम मैदा के साथ यीस्ट को गूँथते हैं, तो अनुकूल परिस्थिति पाकर वह तेज़ी से गुणन या फिर जिसको हम लोग जनन भी कहते हैं, करने लगता है। ठीक है? साथ ही उसके श्वसन के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके कारण मैदा में ख़मीर बनता है और इसका आयतन बढ़ जाता है और गुथा हुआ जो मैदा है फूल जाता है या फिर क्या होता है उठ जाता है। नहीं, अब हम लोग जानेंगे वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग के बारे में। तो देखिए, क्या करें औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर अल्कोहल नहीं, इसके बाद क्या है सिरका, एसिटिक एसिड आदि के निर्माण में सूक्ष्मजीवों का व्यापक उपयोग किया जाता है। सिरका ईख, जामुन आदि फलों से बनता है, जिसमें सूक्ष्मजीव की भूमिका महत्वपूर्ण है। ईख या अन्य फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा पाए जाते हैं। ठीक है? यीस्ट जैसे सूक्ष्मजीव जौ, गेहूँ, चावल या फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा पर क्रिया कर उसे अल्कोहल, सिरका आदि में बदल देते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा परिवर्तन की इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन की प्रक्रिया जो है की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 1857 ईस्वी में किया था। अभी हम लोग जानेंगे औषधीय उपयोग के बारे में। सूक्ष्मजीव का औषधीय उपयोग क्या करें देखिए एंटीबायोटिक दवाएँ बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को या तो मार देती है या उसकी वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है। ये एंटीबायोटिक दवाएँ भी सूक्ष्मजीवों के संवर्धन से बनती है। देखिए पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, आदि कुछ ऐसे ही एंटीबायोटिक है जिसका निर्माण जीवाणु, कवक आदि का जो है संवर्धन कर ही किया जाता है। ठीक है? अब इसी में पॉइंट है एक एंटीबायोटिक के बारे में, तथा एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक कुछ ऐसे सूक्ष्मजीवों का प्रयोगशाला में संवर्धन कर रहे थे जिससे जीवाणु जनित रोगों से बचाव हो सके। प्रयोग के क्रम में उन्होंने पाया कि जीवाणु की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। ठीक है? तभी उसकी नज़र तभी उसकी नज़र जो है संवर्धन प्लेट पर लगे कुछ फफूंद के जो है बीजाणुओं पर पड़ी। गहन अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि फफूंद जो है जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे हैं। फफूंद बहुत सारे जीवाणुओं को नष्ट कर दे रहे हैं। तब उसकी समझ में आया कि जीवाणुओं की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है। ठीक है? और इस प्रकार जीवाणुरोधक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई गई। ठीक है? फिर क्या है देखिए, अगर अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का उपयोग हमारे लिए हानिकारक भी है। यह हमारे शरीर विशेषकर आहार नाल में पाए जाने वाले हमारे मित्र सूक्ष्मजीव जो विटामिन बी12 के उत्पादन में मदद करता है, को नष्ट कर देता है। इससे हमारा शरीर और स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित होता है। हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं जैसे चेचक, क्षय, हैजा, हेपेटाइटिस आदि। इन बीमारियों से बचाव के लिए संबंधित रोग का टीका या वैक्सीन दिया जाता है। ये टीका या वैक्सीन भी सूक्ष्मजीवों से ही बनाए जाते हैं। ठीक है? अब इसी में अगला पॉइंट है हमारा देखिए चेचक के टीके की खोज 1798 ईस्वी में वैज्ञानिक एडवर्ड jenner ने किया था। नहीं, अब है कृषि में भी सूक्ष्मजीव का उपयोगी होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तथा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। पेड़-पौधे के उचित विकास खासकर प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन क्या है अति आवश्यक है। ठीक है?
लेकिन पौधे में यह क्षमता नहीं होती है कि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे-सीधे ग्रहण कर सके। पौधों को इस कार्य में कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल मदद करते हैं। नहीं, देखिए ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं तथा नाइट्रोजन को पेड़-पौधों के उपयोग के लायक बनाते हैं। चलिए, अभी से हम लोग पढ़ रहे थे लाभदायक सूक्ष्मजीव के बारे में। अब हम लोग जानेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में, ठीक है? तथा एक तरफ जहाँ कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं, तो दूसरी ओर अनेक सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुँचाते हैं। ये मनुष्य, जीव-जंतुओं, पौधों आदि के अनेक रोगों के कारण हैं, ठीक है? ये हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। मनुष्यों में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे मनुष्यों में सूक्ष्मजीव जनित रोग। तो देखिए कि मनुष्यों में जो है सूक्ष्मजीव के कारण कौन-कौन से रोग होते हैं? तो देखिए, क्या कर रहा है रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे श्वास, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हम अक्सर विशेषकर मौसम बदलने पर अनेक लोगों को सर्दी-जुकाम से पीड़ित देखते होंगे। यह विषाणु या वायरस जनित रोग है। ग्रसित व्यक्ति के छींकने पर जल की बूंदों के साथ असंख्य वायरस हवा में मिल जाते हैं, ठीक है? और संपर्क में आने वाले व्यक्ति वो श्वास के माध्यम से पहुँचकर उसे भी क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं, ठीक है? इसके बाद है जल, वायु, भोजन, वस्त्र या शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्मजीवों को फैलाव के कारण होने वाले रोग को संचारणीय रोग कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? संचारणीय रोग कहते हैं। नहीं, क्या है द जल, वायु, भोजन, वस्त्र या शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्मजीवों के फैलाव के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? संचारणीय रोग कहते हैं, ठीक है? देखिए क्या है, सर्दी, जुकाम के अतिरिक्त हैजा, चिकनपॉक्स, क्षय रोग आदि सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न होने वाला रोग है। नहीं, अब अगला पॉइंट क्या है हमारा देखिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम बाहर की कड़ी धूप से होकर अंदर आए, तो पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए, अर्थात ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे मुँह के अंदर ग्रास और श्वास नली के आस-पास जो जीवाणु रहते हैं, वे हमारे धूप में रहने के कारण काफ़ी उच्च तापक्रम पर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं जो है ठंडे पानी के संपर्क के कारण जीवाणुओं का तापमान अचानक गिर जाता है और तापमान में अचानक परिवर्तन से जीवाणुओं में क्या होता है प्रजनन की दर जो है तेज कर देता है। इससे हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिर जाते हैं। ठीक है? इसको हम लोगों ने जाना अभी हम लोग पढ़ेंगे रोगवाहक के बारे में। ठीक है? देखिए वास्तव में ये कीट या जंतु रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों के वाहक का कार्य करते हैं। अतः इन्हें रोगवाहक कहा जाता है जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि सूक्ष्मजीव जो है क्या है ये जो है जनित रोगों के प्रसार में इन रोग वाहकों की भूमिका होती है। नहीं, इसके बाद क्या है मलेरिया, ठीक है? परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो मलेरिया जो होता है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम कारण होता है। प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोज़ोआ है, नहीं? और जो है इसका वाहक क्या है मादा एनीफिलीज मच्छर है, ठीक है? अब हम लोग अगला पॉइंट जानेंगे मानव में सूक्ष्मजीव जनित कुछ सामान्य रोग। इसके बारे में हम लोग जानेंगे देखिए, ठीक है? यहाँ पर हमारा एक डायग्राम होगा। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जैसे मानव रोग, जैसे क्षय रोग है, इसका रोग कारक क्या है? तो जीवाणु है। नहीं, संचारण का तरीका क्या है? वायु और बचाव का उपाय क्या है? तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। इसके बाद क्या है? खसरा, इसका क्या है? रोग कारक क्या है आपका? विषाणु या वायरस। संचारण का तरीका क्या है? वायु, इसको क्या करेंगे हम लोग? अन्य व्यक्तियों से अलग रखेंगे। ठीक है? इसके बाद क्या है हमारा? चिकन पॉक्स, इसका रोग कारक क्या है? वायरस, जिसको हम लोग विषाणु कहते हैं। संचारण का तरीका क्या है? वायु या सीधा संपर्क। इसमें बचाव के तरीके क्या हैं? तो रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, ठीक है? इसके बाद पोलियो, रोग कारक इसका है वायरस या विषाणु, संचरण का तरीका क्या है? वायु या जल और बचाव क्या है इसका? तो उसी समय पर टीकाकरण हो जाए तो पोलियो से बचा जा सकता है, ठीक है? क्या है देखिए, हैजा या फिर टाइफाइड दोनों अलग-अलग है, लेकिन इसका जो संचरण का तरीका है और सूक्ष्मजीव है एक ही है, रोग कारक एक ही है। इसके रोग कारक क्या है? जीवाणु जीवाणु, ठीक है? इसमें संचरण का तरीका क्या है? जल या फिर भोजन है, इसमें जल है और इसमें क्या है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली-भाँति पकाए भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण ही इसके बचाव के तरीके हैं। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस ए, इसका जो रोग कारक है वो क्या है? वायरस जिसको हम लोग विषाणु भी कहते हैं, ठीक है? इसमें संचरण का तरीका क्या है? तो जल है और इसमें जो है बचाव का तरीका क्या है? तो उबले हुए पेयजल का प्रयोग या फिर टीकाकरण है। इसके बाद मलेरिया,
ठीक, इसकी रोग कारक क्या है? प्रोटोज़ोआ। संचरण का तरीका क्या है? तो मच्छर। और इसमें क्या करना है? तो मच्छरदानी का प्रयोग करना है, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना है, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना है। ठीक है? ये हम लोगों ने जाना। अभी हम लोग जानेंगे सूक्ष्मजीव जनित पौधों के सामान्य रोग। जैसे गेहूँ का रस्ट है, सूक्ष्मजीव क्या होगा? कवक। संचरण का तरीका क्या है? वायु एवं बीज। पादप रोग में क्या हो जाएगा? नींबू का कैंसर। सूक्ष्मजीव क्या है? जीवाणु। संचरण का तरीका क्या है? वायु। पादप रोग क्या है? भिंडी का पीत रोग। और सूक्ष्मजीव क्या है? वायरस। और संचरण संचरण का तरीका क्या है? कीट। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे एंथ्रेक्स के बारे में। तो ये क्या होता है? देखिए, सूक्ष्मजीव द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला एक भयानक रोग एंथ्रेक्स है। यह जीवाणु द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने 1976 ईस्वी में इस बीमारी के कारण जीवाणु बेसिलस एंथेसिस की खोज की थी। इसके अतिरिक्त गाय में खुर तथा मुंहपका रोग विषाणु के कारण ही होता है। ठीक है? इसके बाद है खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता जिसे खाद्य जनित बीमारी भी कहा जाता है, आपके पाचन तंत्र का एक संक्रमण या जलन है, जो भोजन या पेय के माध्यम से फैलता है। वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी अधिकांश खाद्य विषाक्तता के कारण ही बनते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या है? खाद्य परिरक्षक। तो क्या है? देखिए, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से रोकता है, खाद्य परिरक्षक कहलाता है। ठीक है? इसके बाद क्या है? निर्जलीकरण। तो प्रायः इस तरीके का उपयोग हमारे घरों में होता है। सब्जियों को धूप में सूखने पर उनमें जल या नमी की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्मजीवों को बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है? इससे सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित और व्यवहार योग्य रहती है। अब है रासायनिक तरीका। इस तरीके में कुछ रासायनिक खाद्य प्रयोगों का उपयोग किया जाता है। नमक और खाद्य तेल सूक्ष्मजीवों के वृद्धि को रोकते हैं। ऐसे पदार्थों को परिरक्षक कहते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या है? देखिए, जैम, जेली बनाने में सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आदि सल्फाइड है, आदि रासायनिक खाद्य परिरक्षकों का उपयोग होता है। ठीक है? इससे जो है जैम, जेली लंबे समय तक संदूषित होने से बचे रहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे पौष्टिकीकरण के बारे में। ठीक है? कि अगर है पौष्टिकीकरण ताप उपचार प्रक्रिया है जो कुछ खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में रोगजनक सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देती है। ठीक है? देखिए, जैसे क्या है? जैसे दूध को 70% मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं तथा दूध जो है सुरक्षित हो जाता है। नहीं, इस प्रक्रिया की खोज जो है फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने किया था। अतः उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पौष्टिरीकरण कहते हैं। ठीक है? अब क्या है? देखिए, पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। इसके बाद क्या है? भंडारण एवं पैकिंग। देखिए, खाद्य सामग्रियों को लंबी अवधि तक इस्तेमाल योग्य बनाए रखने के लिए सूक्ष्मजीवों के प्रभाव से दूर रखने हेतु उचित भंडारण और पैकिंग अति आवश्यक है। इसके लिए वायुरोधी सीलबंद डब्बे उपयुक्त होते हैं। इसके बाद क्या है? खाद्य परिरक्षण के लाभ। इससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जा सकता है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता बनी रहती है। ठीक है? बिना मौसम के ये दूर दराज के स्थानों पर जहाँ कोई खाद्य विशेष उत्पादित नहीं होती है, वहाँ भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। नहीं, इसके बाद है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो करा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रोजन को वायुमंडल में उसके आणविक रूप N2 से लिया जाता है और अन्य जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है? इसके बाद क्या है? देखिए, दलहनी पौधे या मटर, सेम आदि की जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ठीक है? क्या है? देखिए, इससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों को उपयोगी रूप से प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है? इसके बाद क्या है? नाइट्रोजन चक्र। देखिए क्या है? देखिए, भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजनीय यौगिक के रूप में स्थिरीकरण और उसके पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित जो है होने का अनवरत प्रक्रम नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। नाइट्रोजन चक्र जो है एक जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है जो तब होती है जब नाइट्रोजन वायुमंडल से जीवित जीवों में संचरित होती है और फिर विभिन्न रूपों में वायुमंडल में लौट आती है। जीवित जीवों में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ
कवर किया। अभी हम लोग जानेंगे अभ्यास प्रश्न और इसके उत्तर के बारे में, ठीक है? और सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन करता है, ठीक? क्या होता है? जीवाणु होता है, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है कि विषाणु होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु, ठीक है? इसके बाद क्या है? दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम होगा, यीस्ट होगा, शैवाल होगा कि लैक्टोबैसिलस होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। इसके बाद क्या है? मलेरिया रोग का कारण है, क्या होगा? प्रोटोजोआ होगा, विषाणु होगा, जीवाणु होगा, कवक होगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोटोजोआ, ठीक है? इस बार चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? किण्वन, ठीक है? इसके बाद क्या है? पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण है, तो क्या हो जाएगा? यीस्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विशेष यंत्र डॉट, डॉट, डॉट का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है, तो हम लोग बताइए इसे क्या कहते हैं हम लोग? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या है? दलहनी पौधों की जड़ों में डॉट, डॉट, डॉट जीवाणु रहता है, तो क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। नहीं, पोलियो की डॉट, डॉट, डॉट के कारण होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विषाणु हो जाएगा। इसके बाद मलेरिया परजीवी का वाहक मच्छर है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मादा जो है एनाफिलेज हो जाएगा, ठीक है? सिरका का उत्पादन डॉट, डॉट, डॉट क्या करें? देखिए सिरका का उत्पादन डॉट, डॉट, डॉट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से होता है, तो क्या हो जाएगा? यीस्ट हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। सूक्ष्मजीव का केवल मिट्टी जो है सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, नहीं, ये गलत बात है। सूक्ष्मजीव हर जगह पाए जाते हैं, हवा हो, मिट्टी हो, ठीक है? इसके बाद सूक्ष्मजीवों को हम नंगी आँखों से देख सकते हैं? नहीं, नहीं देख सकते, ये भी गलत बात है, ठीक है? इसके बाद क्या करा? देखिए डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है? मादा एनाफ्रीज मच्छर मलेरिया परजीवी वाहक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और यीस्ट एक शैवाल है, नहीं, यीस्ट शैवाल नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है? अब चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, नहीं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, ये गलत बात है। और टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, नहीं, ये भी गलत बात है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? चलिए, अभी हम लोग आते हैं मिलान प्रश्न पे। क्या है? कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। सबसे पहला क्या है? राइज़ोबियम है, तो हम लोग जानते हैं राइज़ोबियम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है? इसके बाद है प्लाज्मोडियम, तो ये मलेरिया का रोग कारक है, ठीक है? इसके बाद क्या है? लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस से क्या होता है? दही जमता है। और है किण्वन, तो किण्वन क्या है? किण्वन का उपयोग सिरका का निर्माण में किया जा सकता है। एंथ्रेक्स तो एक प्रकार का जंतु रोग है, ठीक है? वह सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है, क्यों? तो देखिए सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं, नहीं, इतने छोटे हैं कि उन्हें हम लोग खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो सूक्ष्मजीव का कार्य क्या होता है? उस सूक्ष्मजीव को बड़ा करके, कई गुना बड़ा करके देखना, इसलिए हम लोग जो है इसका सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, ठीक है? इसके बाद है सूक्ष्मजीव हमारे मित्र है कैसे? तो देखिए सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? इसके बाद है यीस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूँथकर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? देखिए जब हम चीनी और मैदा के साथ यीस्ट को गूँथते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पाकर वह तेज़ी से गुणन या जनन करने लगता है। साथ ही उसके साथ श्वसन की के कारण काफ़ी मात्रा में CO2 निकलता है, ठीक है? इसके कारण मैदा में ख़मीर बनता है और इसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है? इसके बाद क्या है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। देखिए सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण है, कीजिए नहीं होगा, निम्न है होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या है? मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्मजीव रोग भी फैला सकते हैं। ऐसे रोग जो सूक्ष्मजीवों द्वारा होते हैं, संक्रमित व्यक्तियों में फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे देखिए क्या हो गया? हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया इत्यादि। इसके बाद क्या है कि जंतुओं में रोग कारक कुछ सूक्ष्मजीव जंतुओं में रोग के कारक होते हैं, ठीक है? इसके बाद है नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? तो नाइट्रोजन चक्र के चरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो मुख्य रूप से निष्क्रिय रूप से उपलब्ध है, इस प्रक्रिया में उपयोगी जो है रूप अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन गैस का निष्क्रिय रूप ज़्यादातर वायुमंडलीय और सतही जल से मिट्टी में वर्षा के माध्यम से जमा हो जाता है, ठीक है? इसके बाद क्या है? पौष्टिकरण।
तो पौष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए रोगकारक सूक्ष्मजीवों को, ठीक है? और रोगकारक सूक्ष्मजीवों को खत्म करने के पदार्थों का उपचार करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? तो पौष्टिकरण कहलाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ पेट लेवल पर जितना दिया हुआ था बिहार बोर्ड की बुक में, उसको समाप्त किया। जय हिंद।